नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान हुआ और 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। एक एग्जिट पोल कल मध्य प्रदेश के नतीजों के पहले एग्जिट पोल जारी हुआ, जिसको लेकर पूरे मध्य प्रदेश में चर्चाएं शुरू हो गई। मध्य प्रदेश की राजनीति में भूचाल सा आ गया एग्जिट पोल के बाद। और आज विंध्या टाइम्स आपके साथ विंध्य की 30 विधानसभा सीटों के एग्जिट पोल लेकर हाजिर हुआ है। आपको बता दें कि 7 जिले, 30 विधानसभा सीटों के एग्जैक्ट आंकड़े, इसे एग्जिट पोल कहा जाए, एग्जैक्ट पोल नहीं कहा जा सकता, तो हम आपके सामने लेकर आए हैं। और ये जो आंकड़े होंगे वो जो जिस विधानसभा की बात हम करेंगे, वहां की जनता, जो वहां के मतदाता और वहां के जर्नलिस्ट से बात करने के बाद ये आंकड़े निकाले गए हैं। तो हम बात करेंगे विंध्य की 30 विधानसभा सीटों के बारे में, जिसमें 2 संभाग शामिल हैं और 7 जिले शामिल हैं। तो क्योंकि अगर पिछले आंकड़ों पर बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनावों में 30 विधानसभा सीटों में विंध्य से 6 सीटें केवल कांग्रेस को मिली थी और 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो क्या होंगे 2023 विधानसभा चुनाव के परिणाम जो 3 दिसंबर को जारी होंगे? उससे पहले सटीक एग्जिट पोल 30 विधानसभा सीटों को लेकर हम हाजिर हुए हैं। हमारे साथ अमित मिश्रा जी हैं। अमित जी, पहले तो बहुत स्वागत करूंगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। और जिस तरह से एग्जिट पोल कल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान को लेकर आए हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हमारा टारगेट ये था कि हम जिस जोन में काम कर रहे हैं, जिस अंचल में काम कर रहे हैं, वहां की जो जमीनी स्थिति है, जो वहां के तमाम पत्रकार, उसके अलावा जो लोग जमीन में सक्रिय होकर काम करते हैं, हमने उन सबको इन्वॉल्व किया है। वोटर से भी जानने की कोशिश की है। और चूंकि वोटर से जानना एक बेहद कठिन काम है, वर्तमान अगर परिदृश्य में बात की जाए कि वोटर कैसे आपको बता सकता है या फिर आप कैसे उसका अनुमान लगा सकते हैं, यहां पर मुद्दे भी बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया है। इसलिए हम 30 विधानसभा सीटें विंध्य की, जिसमें रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये तमाम जिले शामिल हैं, इनकी सीटें हैं। और इन 30 सीटों का हम आज एग्जिट पोल, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट पोल लेकर आए हैं। क्योंकि विंध्य में इस बार चुनाव जो था वो कांटे की टक्कर का था। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखी गई। जहां कांग्रेस बदलाव की बात को लेकर जनता के पास गई, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम योजनाओं और तमाम उपलब्धियों को लेकर जनता के पास गई। और उनमें से प्रमुख तौर पे जो बात थी वो लाडली बहना की, जो पूरे प्रदेश में, पूरे विंध्य में चर्चा में रही। तो हम बात करेंगे 7 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के बारे में। हम आपको बताएंगे, जिलेवार बताएंगे कि कौन से जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं और कितनी भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं और कितनी कांग्रेस पार्टी की, और इसके अलावा अन्य के खाते में कितनी जाएंगी। तो शुरुआत रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों से करेंगे। अमित जी, रीवा की 8 विधानसभा सीटें बात करें, रीवा, सिमरिया, सिरमौर, त्योथर, मऊगंज, देवतलाव, मनगमा और गुढ़ विधानसभा। तो शुरुआत रीवा और सिमरिया से करते हैं, क्योंकि सिमरिया जो हॉट सीट कही जाती है और रीवा में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, रीवा जिले की ये 2 विधानसभा सीटें बेहद महत्वपूर्ण है। रीवा प्रॉपर जो सीट है उसमें कैंडिडेट बीजेपी से मंत्री राजेंद्र शुक्ल, लगातार वो चुनाव जीतते आ रहे थे। उनका इस बार मुकाबला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रहे इंजीनियर राजेंद्र शर्मा से हुआ। इसके पहले भी एक बार 2008 में दोनों आमने सामने थे। और इन परिस्थितियों में जब हम देखते हैं कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं, विशेष रूप से ये समझना बहुत जरूरी है कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा गया, किस तरह की परिस्थितियां रहीं और कैसे ये लोग इलेक्शन कैंपेन में थे। क्योंकि एक बड़ा मसला इस पर आकर रुकता है कि जब ये चुनाव शुरू हुआ तब 2 तरह की बातें शुरू हुई। पहला कि क्या सिर्फ विकास बनाम सिर्फ आरोप की राजनीति हो रही थी। जब रीवा के परिदृश्य में बात हुई तो यह देखा गया विकास बनाम व्यवस्थित विकास, एक कैंपेन खड़ा हुआ, जहां बीजेपी के दावे, राजेंद्र शुक्ल के दावे थे कि हमने इस अंचल में, कहा जाए चूंकि वो विंध्य में एक बड़ा चेहरा बीजेपी के रहे हैं, तो इस बात का जिक्र बार बार हो रहा था। लेकिन
जब यहां पर चर्चा शुरू हुई कि व्यवस्थित विकास, एक नया शब्द लेकर आए कि हम व्यवस्थित विकास की बात कर रहे हैं, उस परिस्थिति में इलेक्शन जब उठना शुरू हुआ, एक टाइम फ्रेम तक ऐसा लगा कि अभी उस तरह का टकराव नहीं है, लेकिन जब चुनाव का मतदान होता है या उसके पहले के जो समीकरण थे वो सब कुछ इस ओर इशारा करते हैं कि एक टफ फाइट, एक जबरदस्त फाइट इस विधानसभा सीट में दोनों प्रत्याशियों के बीच हुई। यहां पर पहले आम आदमी पार्टी का एक फैक्टर, फिर बसपा के कैंडिडेचर का फैक्टर, लेकिन जातिगत समीकरण और तमाम परिस्थितियां इस तरह से बनी। बीजेपी अपनी सरकारी योजनाओं पर डिपेंड थी कि हमने बहुत पहले काम किया है, तमाम चीजें की हैं, लेकिन कांग्रेस के फोकस में सीधे तौर पर जो चीजें थी वो ये थी कि इस बार वोट परिवर्तन का है, बदलाव के लिए वोट कर रही है पब्लिक। और कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि जनता चुनाव लड़ रही है, जनता के खाते में, पाले में ये चीजें डाल दी गई, इसलिए इस विधानसभा सीट में एक जबरदस्त फाइट देखने को मिली। परिणाम क्या होंगे, लेकिन उसके पहले जो एग्जिट पोल कहता है वो ये कहता है कि इस सीट पर अभी कुछ कह पाना इतना आसान नहीं होगा। एक टफ फाइट रीवा विधानसभा सीट में देखने को मिलेगी। दूसरी विधानसभा सीट जिसकी आपने बात की, सिमरिया विधानसभा सीट को लेकर भी उसी तरह की स्थिति है। स्थिति इसलिए है क्योंकि यहां पर ट्रायंगुलर फाइट थी, त्रिकोणीय मुकाबला इस विधानसभा सीट में हुआ है, जिसमें बसपा के पंकज सिंह उतनी ही मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस में स्टार्टिंग फेज में यह देखा गया था कि आरोप प्रत्यारोप का दौर, बगावत जैसी चीजें, क्योंकि जो टिकट है जिस तरह से डिक्लेयर हुआ उस पर यह बात शुरू हुई थी कि अभय मिश्रा पहले भाजपा में थे, फिर कांग्रेस में आए, उसके बाद फिर भाजपा में गए, फिर मतलब तमाम तरह की परिस्थितियां चली और फिर वो कांग्रेस का टिकट लेकर आए, मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट बने। उस पर बहुत ज्यादा बातें शुरू हो गई। कैंडिडेट बनकर आए, उसके बाद चुनाव लड़ा, चुनाव जैसे कि उम्मीद थी कि बहुत मजबूती के साथ लड़ा, लेकिन बीजेपी के पास यहां पर फिर से कैंडिडेट जो रिपीट किया, केपी त्रिपाठी कैंडिडेट थे। ट्रायंगुलर फाइट इसलिए क्योंकि सबके अपने अपने दांव पेच थे और कहीं ना कहीं लगातार प्रत्यक्ष रूप से प्रत्याशी पर जो आरोप लगाते रहे, बीजेपी प्रत्याशी पर अभय मिश्रा, इंटरेस्टिंग लड़ाई हुई यहां पर ट्रायंगुलर फाइट। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस कैंपेन में भी आगे लीड कर रही थी, लेकिन बीजेपी के साथ जो उसका कोर वोटर है, जो योजनाएं हैं, लाडली बहना का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ, वो बीजेपी के साथ रही। इसलिए अभी इस सीट पर भी जबरदस्त घमासान, लेकिन कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं, जिस तरह से परिस्थितियां वहां बनी, वो इस ओर, जैसे दो तरह की बातें पब्लिक डोमेन में शुरू हो गई कि सिमरिया में किसी की भी फाइट है, वो फाइट है बसपा से। ये सीट बसपा बहुत मजबूती से लड़ी, इस बात का जिक्र हो रहा था। अब कितना अपने पाले में कर पाएंगे ये तो रिजल्ट बताएगा, लेकिन एक जबरदस्त फाइट इस सीट पर भी है। क्यों आगे अगर बात करें, सिमरिया के बाद सिरमौर विधानसभा में भी त्रिकोणीय मुकाबले की बात हुई, जहां पर पहले से विधायक दिव्यराज सिंह चुनावी मैदान में थे और बहुजन समाज पार्टी भी यहां पर भी कांटे की टक्कर दे रही थी। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा दांव खेला था जब राम गरीब आदिवासी को सिरमौर विधानसभा से उम्मीदवार बना दिया था। तो त्रिकोणीय मुकाबला पूरी तरह देखने को मिला यहाँ पे। इसकी क्या परिस्थितियां बनेगी आने वाले परिणामों में? देखिए, यहां पर पहले फेज में जब इलेक्शन शुरू हुआ तब सीधे तौर पे एक ही बात शुरू हुई कि बीजेपी की लड़ाई बसपा से है, वीडी पांडे की लड़ाई दिव्यराज सिंह से है। लेकिन जिस तरह से यहां पर राम गरीब वनवासी को चुनाव मैदान में उतारा गया, कांग्रेस ने उतारा और मैसेज देने की कोशिश की कि हमने कोल समाज से प्रतिनिधित्व दिया है, कोल समाज के एक प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारा है। ये पहले फेज में ये फाइट सीधे सीधे बसपा और भाजपा के बीच में ही थी, लेकिन सेकंड फेज में जब चीजें आई लास्ट में, तब इस फाइट में जबरदस्त तरीके से राम गरीब वनवासी आए, क्योंकि कारण ये था कि यहां पर कांग्रेस में तमाम दावेदार थे और उन सबको हटा के जब एक ऐसे चेहरे को दिया गया तो उस तरह की परिस्थितियां नहीं बन पाई कि कोई सीधे तौर पे भितरघात की बात कर रहा है कि भितरघात होगा, कि अलग तरह की चीजें निर्मित हो जाएंगी। इसलिए वहां पर जबरदस्त फाइट, लेकिन राम गरीब एक स्ट्रांग कैंडिडेट के रूप में सामने आए। सीधे तौर पे जो था कि पहले वर्तमान विधायक को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है या कुछ है, यहां पर भी गवर्नमेंट स्कीम्स, लेकिन
सीधे तौर पे बात कि अब राजा और रंग की लड़ाई शुरू हो गई है। जिस तरह से वहां पर फाइट में बसपा थी, अभी जैसे एक बात शुरू हो जाती है कि बसपा अब फाइट में नहीं है या फिर बसपा इस सीट पर अब पीछे हो रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सीट पर भी ट्रायंगुलर फाइट है, लेकिन बसपा और कांग्रेस के बीच भी एक संभावना बन सकती है कि इन दोनों में से कोई विधायक बनकर, इन दोनों पार्टियों से ही कोई विधायक बनकर आगे निकलेगा। ठीक है, आगे अगर बात करें मऊगंज विधानसभा, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि वहां से जहां प्रदीप पटेल विधायक रहे हैं और सुखेंद्र सिंह बन्ना को एक बार फिर कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान पर उतारा था। क्या परिस्थितियां मऊगंज विधानसभा की हो सकती हैं? मऊगंज विधानसभा पिछली बार प्रदीप पटेल विधायक बने, तमाम तरह के आरोप लगे, तमाम परिस्थितियां उनके साथ खिलाफ भी रही, टिकट वितरण के समय भी तमाम परिस्थितियां बनी, लेकिन यहां पर बहुत प्रोएक्टिवली काम करने वाले सुखेंद्र सिंह बन्ना कांग्रेस के कैंडिडेट थे, मजबूती से चुनाव लड़ा। पिछली बार भी चुनाव मजबूती से लड़ा था, लेकिन परिस्थितियां इस तरह से बनी। आम आदमी पार्टी को जहां पहले ये कहा जा रहा था कि बहुत अच्छी यहां पर परफॉर्मेंस रहेगी आम आदमी पार्टी की, लेकिन वैसा मुझे नहीं लग रहा कि उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसलिए सीधे तौर पे फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, और इस फाइट में इस सीट को पहले कांग्रेस ये काउंट करती है कि ये विनेबिलिटी की ओर ये सीट बढ़ेगी। टक्कर है, अच्छी फाइट है। किसी भी सीट पे ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि कोई एक तरफा जीत रहा है, कि कोई 30,000 वोट से जीत रहा। बात करने के लिए बहुत सारी बातें पहले हुई, लेकिन अब टफ फाइट यहां पर भी है, लेकिन कांग्रेस इसको अपने खाते में जोड़ रही है सीधे तौर पे कि इस सीट पर फाइट के बाद हम जीत रहे हैं। गुड़ विधानसभा बात करते हैं, क्योंकि गुड़ विधानसभा में कांग्रेस के अपने अलग दावे हैं, क्योंकि तमाम कांग्रेस ये दावे कर रही है कि गुड़ विधानसभा में वो मजबूत स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी के नागेंद्र सिंह वहां से विधायक रहे हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, एक कांटे की टक्कर देखी जा रही है वहां पे भी। और जिस तरह कई पार्टियों के मजबूत कैंडिडेट वहां पे देखे जा रहे हैं, तो क्या ट्रायंगुलर फाइट और परिणाम किस तरह होंगे? सिर्फ दो लोगों के बीच वहां पर स्पष्ट रूप से फाइट है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। लास्ट में ये कहा जा रहा है कि दोनों ने अपने अपने तरीके से बहुत ज्यादा जोर लगाया। किस तरह की परिस्थितियां बनी, कौन पब्लिक को अपनी ओर कन्विंस कर पाया। यहां पर सिद्धार्थ तिवारी की भी सभाएं कराई गई थी नागेंद्र सिंह के द्वारा। सिद्धार्थ तिवारी के पिता स्वर्गीय सुंदरलाल तिवारी वहां से विधायक रहे हैं, और इस फैक्टर को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई कि गुड़ में कितना मटेरियलाइज किया जा सकता है। कितनी चीजें हो पाई हैं ये परिणाम बताएंगे, लेकिन ये एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां पर ये हॉट सीट भी है और बहुत जबरदस्त मुकाबला है। इस सीट को लेकर भी दोनों ही राजनीतिक दलों का दावा है। कांग्रेस का दावा है कि ये सीट हम जीत रहे हैं, लेकिन आखिरी 3 दिन में जिस तरह से कैंपेन रहा, वहां पर जिस तरह का उफान रहा, उससे ये सीट भी टफ फाइट में है। और इस सीट के जो परिणाम है वो बहुत बड़े मार्जिन के परिणाम नहीं होंगे, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होगा। अंडर 4,000, 3,000 भी हो सकता है, 5,000, मतलब 10,000 के अंदर ही पूरा खेल इस सीट पर होगा। आपने सिद्धार्थ तिवारी की बात की, त्योंथर विधानसभा की बात कर लेते हैं, जहां से वो बीजेपी से प्रत्याशी है। और ये विधानसभा भी बहुत चर्चा में इसलिए आ गई जब कांग्रेस छोड़कर सिद्धार्थ तिवारी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उत्तर प्रदेश से लगी विधानसभा है और एक बड़े राजनीतिक अनुभव के साथ, क्योंकि कई बार चुनावी मैदान पर उतर चुके रमाशंकर पटेल वहां से भारतीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, और देवेंद्र सिंह जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी से चुनावी मैदान पे उतर गए। तो ट्रायंगुलर फाइट या फिर परिणाम कुछ और होंगे? देखिए, देवेंद्र सिंह कितने वोट अपने पक्ष में कर पाते हैं, इस पर भी बीजेपी की जीत अगर होती है तो निर्भर करेगी। कांग्रेस इसलिए स्ट्रांग अपने आप को देख रही है क्योंकि पिछले इलेक्शन में बहुत कम वोटों से, 5,300 के आसपास वोटों से कांग्रेस को वहां हार का सामना करना पड़ा था। श्यामलाल द्विवेदी नया चेहरा थे, लेकिन उस बार गीता मांझी बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। इस बार देवेंद्र सिंह जब बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनकी जो वर्किंग रही है आदिवासियों के बीच में और तमाम चीजों को लेकर, ऐसा कहा जा रहा है कि वो एक अच्छा गेन कर सकते हैं। किसके वोट कटेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल समाज किधर स्विंग करेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कहा जा रहा है कि देवेंद्र सिंह लगातार आदिवासी वर्ग के बीच में काम कर रहे थे, इसलिए उसका माइलेज उनको मिल सकता है। ट्रायंगुलर नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन स्पष्ट रूप से बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई है, लेकिन निर्णायक कि किसके पाले में गेंद जाएगी बसपा के वोट डिसाइड करेंगे। अगर बसपा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर जाती है तो उसका नुकसान
एक लेवल तक जहां कांग्रेस को रहा, लेकिन ज्यादा बढ़ने पर बीजेपी को भी उसका नुकसान हो सकता है। इसलिए इस सीट पर बीजेपी बनाम कांग्रेस ही फाइट है। मनगवा विधानसभा की बात कर लेते हैं। आरक्षित सीट है और मनगवा विधानसभा में जहां विधायक पंचूलाल प्रजापति की टिकट काटकर वहां से नरेंद्र प्रजापति को भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया और बबीता साकेत जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थी, कांटे की टक्कर देखी जा रही है। कैसे परिणाम हो सकते हैं? देखिए, यहां पर पिछली बार कैंडिडेट जो थी बबीता साकेत, उनको ही रिपीट कर दिया है। नरेंद्र प्रजापति एक नया चेहरा, पंचूलाल प्रजापति बीच में बगावत के मूड में थे, अमित शाह का दौरा होता है, समझाइश शुरू होती है और मान जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में कुछ भी कह देना स्पष्ट रूप से कि नहीं अब सब कुछ ठीक है, लेकिन इस सीट को लेकर जो कास्ट इक्वेशन है वो कई बार भाजपा के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, और अगर वो कास्ट इक्वेशन प्रॉपर रहा तो इस सीट को बीजेपी जीत सकती है। ठीक है, अंतिम विधानसभा रीवा जिले की जो बहुत हॉट सीट बन गई लास्ट, ऐसा इसलिए भी क्योंकि चाचा भतीजे की लड़ाई और इसमें ट्रेंगुलर फाइट की भी बातें लास्ट में होने लगी, क्योंकि अब विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम यहां से चुनावी मैदान में थे। क्या कहेंगे इस विधानसभा के बारे में? चाचा और भतीजे की लड़ाई, इसके पहले चूंकि एक पंचायत चुनाव के जो परिणाम आए उसके बाद इस तरह की परिस्थितियां बनी और ये देखा गया कि इस पर अब सीधे तौर पे पार्टी मतलब कांग्रेस ने ये फैसला कर लिया कि जब ऐसी परिस्थितियां पंचायत चुनाव में बनी तो विधानसभा में इन दोनों को ही आमने सामने कर दिया जाए। और इसका परिणाम ये हुआ कि सीधे तौर पे इलेक्शन शुरू होता है, टिकट डिक्लेयर होते हैं, तो बार बार इस ओर शिफ्टिंग करने की कोशिश थी कि ये लड़ाई चाचा और भतीजे की ही है, चाचा और भतीजे की ही है। मुद्दे यहां पर कितने प्रासंगिक हो पाए, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस सीट पर हम रीवा जिले की 2 सीटों पर बसपा को मजबूत मान रहे हैं। मैं इस सीट पर भी यह कह सकता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के अमरनाथ पटेल स्ट्रांग हैं। जो इक्वेशन है, जिस वर्ग से आते हैं और जिस तरह से पूरे समीकरणों को साधने की बात करते हैं, वो एक स्ट्रांग कैंडिडेट के रूप में इस विधानसभा सीट में है। यानी कि ट्रायंगुलर फाइट यानी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बसपा, इस सीट पर इस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। ये सीट बसपा के खाते में भी जा सकती है, अगर हितग्राही और तमाम चीजें व्यवस्थित हो पाई तो भाजपा के खाते में भी जा सकती है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष पहले भी जो चुनाव जीतते रहे हैं बहुत कम मार्जिन से, इस बार इस सीट में सीधे तौर पर जयवीर सिंह, उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी पिछला भी, वो इस बार सपा की कैंडिडेट बनी। लेकिन लोगों को जो उम्मीद थी कि बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस हो सकता है, मुझे लगता है उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। और यहां पर भी बसपा बनाम बीजेपी कांग्रेस, यही 3 पार्टियां यहां पर सीधे तौर पर टकरा रही हैं। तो रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटें, जिसमें रीवा, सिरमौर, सिमरिया, त्योंथर, मऊगंज, देवतलाव, मनगमा और गुड़, इन सारी विधानसभा सीटों के बारे में हमने बात की। हमने बताया कि किस विधानसभा सीटों पर कैसा मुकाबला हो सकता है, और क्योंकि 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो रीवा जिले की जहां पर ट्रेंगुलर फाइट देखी जा रही है, उनमें से देवतलाव विधानसभा, सिरमौर विधानसभा और सिमरिया विधानसभा, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। अब हम उस आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं जो आपको हम बताएंगे कि रीवा जिले की 8 विधानसभा सीटों पर क्या आंकड़े हो सकते हैं। यानी कि जो परिणाम के पहले एग्जिट पोल हैं वो अमित जी बताएं। रीवा जिले को लेकर रीवा और मऊगंज को मिला के जो हम आंकड़े दे रहे हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन 3 से 4 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं, तो वहीं 3 से 4 सीटें कांग्रेस को भी मिल सकती है, और 1 से 2 सीट अन्य के खाते यानी बसपा को मिल सकती है। यह हमारा एक एनालिसिस, एक सीधे तौर पे एग्जिट पोल, जहां हमने लोगों से जो बात की, लोगों का जो फीडबैक मिला, उसके आधार पर 3 से 4 सीटें बीजेपी को, ये 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, इसी तरह से 3 से 4 सीटें कांग्रेस को, यानी 50-50 का रेशियो, और 1 से 2 सीट। यानी कि ये जो पूरा आपको आंकड़ा बताया जा रहा है, ये हमने जनता से बात की, वहां के मतदाताओं से बात की, सीनियर जर्नलिस्ट से बात की गई, वहां पर जो भी पत्रकार ग्राउंड जीरो पर काम किया, जिन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी कैंपेन किया, उनसे बात की गई, और मतदाताओं के
अलावा अगर बात करें तो वहां पे जो सक्रिय भूमिका में थे उनसे बात करने के बाद ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रीवा जिले में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। रीवा के बाद अब अगला जिला सीधी जिला जो पूरे प्रदेश में हमेशा चर्चा में बना रहता है। 4 विधानसभा की सीटें हैं यहां पर, सीधी, चुरहट, धौहनी और सिहावल विधानसभा। 2018 के परिणामों पर अगर नजर डालें तो 2018 में 3 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी और 1 विधानसभा सीट यानी कि सिहावल विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा है। और इस बार हम आपके पास 4 विधानसभा सीटों के आंकड़े लेकर आए हैं। विंध्या टाइम्स आपके पास 4 विधानसभा सीटों के आंकड़े यानी कि सीधी, सिहावल, चुरहट और धौहनी विधानसभा के मतदाताओं से हमने बात की, हमने वहां के पत्रकारों से बात की, क्या आंकड़े निकल कर आए हैं हम बात करेंगे। अमित जी हमारे साथ हैं। अमित जी, सीधी विधानसभा सीट को लेकर विवेक, सबसे बड़ी बात यह कि ये चर्चा में विधानसभा सीट, या ये कहा जाए कि ये जिला सीधी पेशाब कांड के बाद जिस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम उस जिले में हुए हैं, जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई और उन परिस्थितियों के कारण सीधी विधानसभा सीट से कद्दावर भाजपा नेता केदारनाथ शुक्ल का टिकट काट दिया गया। उनकी जगह पर सांसद रीति पाठक को चुनाव मैदान में उतारा गया था। रीति पाठक चुनाव मैदान में थी। बीजेपी की परंपरागत सीट रही सीधी, लगातार जीत मिली। पिछला चुनाव 2013 के परिणाम में जाए तो लगभग 2000 या 2900 वोट से केदारनाथ शुक्ल जीते थे। 2018 में बड़ी जीत मिली थी उन्हें, लगभग 20,000 वोट से चुनाव जीतते हैं। हाँ। और अब जब उनका टिकट काटा गया, बगावत कर दी, निर्दलीय चुनाव मैदान में आ गए। उसके बाद भी सीधी प्रॉपर विधानसभा सीट बीजेपी के पाले में जाती हुई दिख रही है। यानी बीजेपी के लिए वो सीट इतनी स्ट्रांग अभी भी है। कांग्रेस ने वहां पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। लगा कि ट्रायंगुलर फाइट होगी, लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं उससे ऐसा लगता है कि वहां पर फाइट बीजेपी बनाम कांग्रेस होने जा रही है। पार्टी बैनर से हटने के बाद इस चुनाव में एक बात तो साफ हुई कि परिस्थितियां बहुत बदल जा रही हैं। जिस तरह से पहले हुआ करता था कि व्यक्ति विशेष चुनाव लड़ रहा है, निर्दलीय बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन नहीं, इस बार जनता ने जो भरोसा जताया है वो राजनीतिक दलों पर जताया, मुख्य रूप से बीजेपी, कांग्रेस। और अब जब वहां पर बीजेपी से सांसद रीति पाठक और कांग्रेस से ज्ञान सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत कम शब्दों में जानना चाहूंगा, केदारनाथ शुक्ला निर्दलीय चुनाव लड़े, नुकसान किसको, कांग्रेस या बीजेपी? मुझे ऐसा लगता है कि सीधे तौर पे पहले फेज में बीजेपी को नुकसान है, लेकिन अगर वो बहुत बड़े नंबर्स नहीं ला पाए, सिमट गए, तब फिर नुकसान सीधे तौर पे सिर्फ उनका व्यक्तिगत नुकसान। शायद बीजेपी जिस तरह का डिवाइडेशन नहीं चाह रही थी कि वोट इस तरह से बटे, अगर नहीं बटता है तब फिर बीजेपी को फायदा है, नहीं तो अगर बहुत गेन करते हैं तो उसका फायदा कांग्रेस को भी मिल सकता है। लेकिन अभी की कंडीशन में ये सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। दूसरी सीट सीधी विधानसभा यानी कि बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। अगली विधानसभा चुरहट विधानसभा, बहुत चर्चित विधानसभा मानी जाती है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल की विधानसभा है और यहाँ पे भी त्रिकोणीय मुकाबले की बात हुई थी, क्या कहेंगे? मुझे यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला अब नहीं लग रहा है। पहले ये परिस्थितियां बन रही थी कि आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, अनिंद्र राजन मिश्रा। अब जो परिस्थितियां बन रही उसमें सीधे तौर पर भाजपा बनाम कांग्रेस यहां पर लड़ाई है। पिछली बार सरदेंदु तिवारी ने इस सीट पर बीजेपी को जीत दिला के सबको चौंका दिया था, मार्जिन कम था, लेकिन उसके बाद से जिस तरह से की सक्रियता रही और जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हो रही थी, ऐसे में ये सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस के फेवर में भी दिख रही है और इस सीट पर भी फाइट है, लेकिन ये सीट कांग्रेस के पक्ष में समझ में आ रही है। लेकिन कहना जल्दबाजी होगी इन तमाम सीटों पर, क्योंकि साइलेंट वोटर जिसकी बात बार बार होती है, पिछली बार लगभग 6000 वोटों से सरदेंदु तिवारी चुनाव जीते थे। उसके बाद से लगातार पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह इस सीट पर सक्रिय रहे, सक्रियता के साथ काम किया और अब उनके भी अलग दावे हैं। कांग्रेस का दावा है कि ये सीट उनके खाते में जा रही है, लेकिन इस सीट पर भी फाइट है, अच्छी फाइट है। लोकसभा चुनाव में इस सीट पर जरूर कांग्रेस को 13,000 वोटों की लीड मिली थी जब अजय सिंह राहुल लोकसभा चुनाव लड़े थे, यानी 2019 में। मोदी लहर के समय 19 का जब जिक्र होता है तब इस सीट पर उन्हें
अच्छी खासी लीड मिली थी। यह विधानसभा बहुत चर्चा में रही। जब प्रदेश स्तर पर बात हुई, जब भी बात हुई तो चुरहट विधानसभा का जिक्र जरूर हुआ। हम आगे बढ़ेंगे, तीसरी विधानसभा की बात करेंगे, सिहावल विधानसभा। यह विधानसभा इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि CWC के मेंबर हैं कमलेश्वर पटेल, वो चुनावी मैदान पे थे, लेकिन कांटे की टक्कर वह इस विधानसभा में भी चर्चा में आई थी। इस विधानसभा सीट में थोड़ा सा कैलकुलेशन पॉलिटिक्स पे जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले के जो आंकड़े हैं, जब कमलेश्वर पटेल के पिताजी स्वर्गीय इंद्रजीत कुमार चुनाव लड़े थे और जब वो विश्वामित्र पाठक से चुनाव हारे थे तो महज 3000 वोटों से चुनाव हारे थे। आप ये देखिए कि जब विनेबिलिटी की सिचुएशन आई है तब कितने कितने वोट से कौन जीता है। कमलेश्वर पटेल दोनों चुनाव बहुत अच्छे खासे मार्जिन से जीते, लगभग 30,000 से अधिक। पिछला चुनाव 30,000 वोटों से अधिक से जीता है। बीजेपी स्ट्रांग इसलिए वहां पर बता रही थी कि एक ब्राह्मण चेहरे को उतारा है, चुनाव में अच्छा खासा समय दिया है, लेकिन वो पार्टी से बगावत करके भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। तो उस दौर में जो लोग उनके खिलाफ थे या फिर जो लड़े थे जिनको नुकसान हुआ, शिव बहादुर सिंह, इस बार क्या हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सीट सेफ सीट रहेगी कांग्रेस के लिए। यहां पर विक्ट्री मार्जिन भी अच्छा खासा हो सकता है। तो यानी कि यह बीजेपी के खाते से कटकर कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस के पास थी सीट और कांग्रेस के पास ही रह सकती है। इसके अलावा चौथी विधानसभा सीट धौहनी विधानसभा, जहां पर कांटे की मुकाबले की बात हुई, जहां से जो बीजेपी के खाते में थे, कुंवर सिंह टेकाम वहां से विधायक रहे हैं और कमलेश सिंह कांग्रेस से प्रत्याशी। क्या कहेंगे इस विधानसभा? इस विधानसभा सीट को लेकर एक प्रेडिक्शन ये हो सकता है कि पिछला चुनाव कमलेश सिंह बेहद कम वोट से हारी थी, मात्र 2700 या 2800 के आसपास, लगभग 4000, लगभग 4,000 के वोटों से हारी थी। कैंडिडेट रिपीट किया फिर से एक बार कांग्रेस ने, इसलिए वहां पर स्ट्रांग है। यहां पर एक बड़ी बात यह है कि भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। सीट बदली भी जा सकती थी लेकिन नहीं बदला है। कुंवर सिंह टेकाम फंस सकते हैं, इसलिए इस परिस्थिति में यहां पर भी एक कांटे का मुकाबला है और संभावना यह भी है कि हो सकता है ये सीट लूज कर जाए कांग्रेस, बीजेपी। ठीक है, अब हम उस आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं जो सीधी जिले की 4 विधानसभा सीटों पर आंकड़ा क्या कहता है, यानी कि किसके पाले में यह जिला जाने वाला है और 4 विधानसभा सीटों पर किसका पलड़ा ज्यादा भारी हुआ दिखता है। अमित जी, सीधी विधानसभा में एग्जिट पोल, जो विंध्या टाइम्स का एग्जिट पोल है, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी को मात्र 1 या फिर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में 2 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 2 सीटें कंफर्म मिल सकती हैं और 3 भी हो सकती हैं। यानी एक आंकड़ा, या तो 1 सीट भाजपा को, 3 सीट कांग्रेस को, और नहीं तो 2 सीटें भाजपा को और 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। 1 से 2 सीट भाजपा को और 2 से 3 सीटें कांग्रेस को यहां पर मिल सकती है। यानी कि सीधी जिला कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। 2 से 3 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के पक्ष में और 1 से 2 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए सीधी जिला बेहतर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली विधानसभा की बात करें, सतना जिले की बात करें, जिसमें 7 विधानसभा की सीटें हैं। क्या कहेंगे? सतना विधानसभा में रेगुलर विजिट विवेक आपकी रही हैं और सतना को लेकर एक पूरा एनालिटिकल एस्पेक्ट आपने पब्लिक से भी बात की है। मैं सबसे पहले आपसे यह जानना चाहूंगा, सतना प्रॉपर सीट, क्योंकि बहुत दिलचस्प मामला, यहां पर भी सांसद को चुनाव मैदान में उतारा गया। क्या परिस्थितियां देखते हैं सतना सीट को लेकर आप? ठीक कहा आपने कि क्योंकि यह सीट विधानसभा की, यह सीट बहुत खास इसलिए भी हो गई जब तमाम सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा गया, उनमें से सतना विधानसभा भी शामिल थी। गणेश सिंह को यहां से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया और कांग्रेस से यहां पर सिद्धार्थ कुशवाहा प्रत्याशी थे, विधायक भी रहे। और यह मुकाबला इसलिए भी खास हो गया जब यहां से रत्नाकर चतुर्वेदी सिवा बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए और उन्होंने चुनावी मैदान पर उतर गए। तो यहां पर ट्रेंगुलर फाइट की बात हुई, लेकिन लास्ट में ये चर्चाएं उस विधानसभा में हुई कि जो फाइट है वो कांग्रेस और बीजेपी के ही बीच रही। तो ये कहा जा सकता है क्योंकि कांटे का मुकाबला इस विधानसभा में अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन वहां का जो ब्राह्मण मतदाता है
वो बहुत निर्णायक भूमिका में होगा, क्योंकि सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस पार्टी से थे और जो सिंगल कैंडिडेट कहे जा सकते हैं शिवा चतुर्वेदी जो बहुजन समाज पार्टी में थे। तो ये एक प्रमुख भूमिका ब्राह्मण मतदाताओं की होगी कि वह कहाँ शिफ्ट होता है। लेकिन जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही दिख रहा है। हालांकि इस विधानसभा में अभी कुछ कह पाना बेहद मुश्किल होगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। मतलब कि सीधे तौर पे ये तो कहा जा सकता है ना कि सतना में भी ट्रायंगुलर फाइट है। अगर बीजेपी में गणेश सिंह है, उधर ओबीसी, दोनों पार्टियों में ओबीसी चेहरे हैं, अगर ब्राह्मण मतदाता पूरी तरह से शिफ्ट हुआ हाँ, शिवा चतुर्वेदी की तरफ, तो क्या परिस्थितियां बनेगी? अगर ब्राह्मण मतदाता पूरी तरह शिवा चतुर्वेदी की तरफ शिफ्ट हुआ तो यह कहना बहुत अचंभा वाली बात नहीं होगी सतना जिले में, कि सतना जिले की कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो अन्य के खाते में जा सकती हैं और सतना में भी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं। लेकिन यहां पर कांटे का मुकाबला तीनों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के बीच देखा जा रहा है। चित्रकूट की क्या स्थिति है विवेक? चित्रकूट विधानसभा उत्तर प्रदेश से लगी विधानसभा है और ये कांग्रेस का गढ़ कही जाती है विधानसभा। ये विधानसभा जहां पर जब भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले कैंडिडेट का अनाउंसमेंट किया था, यहाँ पे सुरेंद्र सिंह गहरबार को पहली लिस्ट में ही विधानसभा का प्रत्याशी बनाया गया और रोचक मुकाबला तब हो गया जब यहां से भारतीय जनता पार्टी से बगावत कर डोली शर्मा बहुजन में शामिल हुए और चुनावी मैदान पर उतर गए। यहां पर भी बात दोनों ही में जब जातिगत समीकरणों की होती है, क्योंकि वो तमाम मुद्दे किनारे हो जाते हैं जब जातिगत समीकरणों की बात होने लगती है। तो भारतीय जनता पार्टी से सुरेंद्र सिंह गहरबार और समाजवादी पार्टी से प्रेम सिंह जो वहां के पूर्व विधायक रहे, उनके सगे संबंधी संजय सिंह समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान पर उतर गए। तो दो क्षत्रिय उम्मीदवार और दो ब्राह्मण उम्मीदवार। तो इसका फायदा क्या नीलांशु चतुर्वेदी को मिल सकता है? क्या कहा जा सकता है, क्योंकि जो चित्रकूट विधानसभा का बरौधा क्षेत्र माना जाता है वहां पर वो अच्छी पकड़ रखते हैं। तो इसका नुकसान, जितना नुकसान नीलांशु चतुर्वेदी को फायदा होगा, सुरेंद्र सिंह गहरबार को नुकसान होगा, उतना ही नुकसान अगर कहा जाए तो ब्राह्मण कैंडिडेट होने के बाद, डोली शर्मा के लड़ने के बाद नीलांशु चतुर्वेदी को भी होगा। ठीक है, रैगांव और नागौद यहाँ की क्या स्थिति है? रैगांव विधानसभा उपचुनाव के दौरान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी से यहाँ प्रतिमा बागरी पहले भी कैंडिडेट रही उपचुनाव के दौरान और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और कल्पना वर्मा कांग्रेस से थी। मुद्दा ये निकल के आया, जो यहाँ की बातें निकल कर आई, कि जब उपचुनाव के दौरान एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली, क्योंकि यह बहुत परंपरागत सीट रही है रैगांव विधानसभा। जुगल किशोर बागरी लंबे समय तक प्रतिनिधित्व रहे हैं और वहां से मंत्री भी रहे हैं। लेकिन ये बातें सामने निकल कर आई थी कि उपचुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी को वहां पर जीत इसलिए मिली क्योंकि वहां पर ट्रायंगुलर फाइट नहीं थी। बहुजन ने अपना प्रत्याशी 2018 के बाद जब उपचुनाव हुए तो नहीं उतारा था, लेकिन इस बार रैगांव विधानसभा में ट्रायंगुलर फाइट देखने को मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीदवार हैं तो वहां तो बातें ये होने लगी कि यहाँ पे मुकाबला बहुजन और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, लेकिन यह विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है। स्ट्रांग है मतलब भाजपा। नागौद विधानसभा में एक युवा प्रत्याशी भारतीय कांग्रेस पार्टी ने उतारा, रश्मि सिंह को वहां से उम्मीदवार बनाया और 83 साल के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नागेंद्र सिंह को एक बार फिर भरोसा जताया और मुकाबला इसलिए भी यहाँ ट्रायंगुलर हो गया जब कांग्रेस पार्टी से बगावत कर यादवेंद्र सिंह बहुजन से चुनावी मैदान पर उतर गए। तो त्रिकोणीय मुकाबला था, लेकिन अभी कुछ कह पाना बहुत मुश्किल होगा। कांटे की टक्कर इस विधानसभा सीट पर देखने को मिल रही है। नागौद से यादवेंद्र सिंह का स्टेटस जो आ रहा है वो बहुत स्ट्रांग नोट पे आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो जब बसपा से जाकर चुनाव लड़ रहे हैं तब ट्रायंगुलर फाइट तो हुई, लेकिन जो कांग्रेस का संगठन था वो तमाम लोग सीधे तौर पे बसपा के साथ चले गए हैं। ठीक कहा आपने कि क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का अच्छा प्रभाव माना गया जब यादवेंद्र सिंह चुनावी मैदान पर उतर गए, लेकिन बात जब जातिगत समीकरणों की आती है, दो क्षत्रिय उम्मीदवार हो गए और एक पटेल उम्मीदवार अकेले रश्मि सिंह हो गई। वहां पे पटेल मतदाताओं की संख्या बहुत है, तो इस हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो ओबीसी फैक्टर काम कर सकता है। काम बिल्कुल। मैहर एक चर्चित विधानसभा सीट,
नारायण त्रिपाठी लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया, अलग राजनीतिक दल का गठन किया, उहापोह की स्थिति में रहे कि कांग्रेस में जाएंगे कि भाजपा फिर से टिकट देगी, लगातार पार्टी के खिलाफ बगावत करते रहे, बागी रहे, विंध्य प्रदेश का मुद्दा उठाया, विंध्य जनता पार्टी का गठन कर दिया। चुनाव में क्या स्थिति है नारायण त्रिपाठी की और मैहर विधानसभा सीट की? बिल्कुल, मैहर विधानसभा चर्चा में हमेशा इसलिए भी रही आई कि क्योंकि वहां से नारायण त्रिपाठी विधायक रहे हैं और हमेशा मीडिया में चर्चा में बने रहते हैं। नए राजनीतिक दल का निर्माण किया और चुनावी मैदान पर उतरे, लेकिन इस बार थोड़ा सा मामला वहां का दूसरा था, क्योंकि जिस 2018 पर अगर हम नजर डालें तो श्रीकांत चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे और इस बार भारतीय जनता पार्टी से जो नारायण त्रिपाठी चुनावी मैदान पर पिछली बार थे वो इस बार विंध्य जनता पार्टी में थे और वहां पर एक अलग प्रयोग करते हुए कांग्रेस ने वहां के एक सक्रिय कार्यकर्ता को कहें कि टिकट दी, वहां से धर्मेश घई रोमी को चुनावी मैदान पर उतारा। तो अब वहां पे जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं, जातिगत समीकरण बन रहे हैं, क्योंकि लास्ट में पटेल, मनीष पटेल वहां के चर्चित चेहरे थे पटेलों के, वो कांग्रेस पार्टी में शिफ्ट हुए, कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन नारायण त्रिपाठी इस बार कमजोर दिख रहे हैं। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में जाती हुई दिख रही है। विवेक, जल्दी से बताइए, अमरपाटन और रामपुर बघेलान। अमरपाटन विधानसभा, पूर्व विधानसभा के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह की यह विधानसभा, यहाँ से राम खिलावन मंत्री रहे हैं। यह विधानसभा बहुत चर्चा में बनी रही क्योंकि दोनों के बीच कांटे की टक्कर और जातिगत समीकरणों की बात होती थी, क्योंकि इस बार यह विधानसभा ये इसलिए भी चर्चा में बनी रही क्योंकि यह कांग्रेस के लिए बहुत मजबूत विधानसभा मानी जा सकती है। तो इस बार जो मुकाबला है बहुत कांटे का है, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। रामपुर बाघेलान विधानसभा, यहाँ पर भी कांटे की टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी ट्रिंगुलर फाइट देखने को मिल सकती है। यहाँ से मणिराज पटेल जो तहसीलदार रहे हैं वो चुनावी मैदान पर थे बहुजन से, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन इस बार जिस तरह वहां पर जातिगत समीकरणों की बात होती है, इस विधानसभा में अभी कुछ कह पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि पटेल मतदाता कहां गया यह निश्चित करेगा। ब्राह्मण क्या एकजुट होकर जिधर जाने की बात हो रही है क्या उधर जा पाया, और क्षत्रिय मतदाता क्या बटा या फिर एक जगह शिफ्ट हुआ, यह कह पाना अभी मुश्किल होगा। तो अब विवेक, सतना जिले की 7 विधानसभा सीटें और जो परिस्थितियां हैं, जातिगत समीकरण, मुद्दों की बात, राजनीतिक पराक्रम, क्या है एग्जिट पोल विंध्या टाइम्स का सतना जिले को लेकर? सतना जिले में अगर बात करें, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है, यानी कि 3 से 4 विधानसभा की सीटें कांग्रेस के पक्ष में, तो 3 से 4 विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। यानी कि नेट टू नेट फाइट सतना जिले में कांग्रेस और बीजेपी की देखी जा रही है। कुछ भी कह पाना मुश्किल हो रहा है। बराबरी की टक्कर, 3 से 4 विधानसभा सीटें कांग्रेस और बीजेपी दोनों की तरफ जाती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल विवेक, सतना की जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से लगभग 3 से 4 सीटों में बसपा फाइट में है, जबरदस्त टक्कर दे रही, लेकिन फिर भी गेन करने की स्थिति में बामुश्किल एक आध सीट हो सकती है कि मिल जाए, लेकिन समीकरण दोनों ही राजनीतिक दलों के बसपा ने यहां पर बिगाड़ दी। मैं एक चीज जरूर कहूंगा, क्योंकि सतना जिला एक ऐसा जिला रहा जहां पर बहुजन समाज पार्टी सबसे मजबूत स्थिति पर रही। वहां पे अगर चित्रकूट की बात करें, डोली शर्मा कांटे की टक्कर में थे। अगर बात करें सतना जिले की, सतना विधानसभा की, वहां शिवा चतुर्वेदी मजबूत कैंडिडेट रहे। नागौद की बात करें, यादवेंद्र सिंह बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ा। छंगेलाल कोल अमरपाटन से और रामपुर बाघेलान से मणिराज पटेल, यानी कि सारी विधानसभा की सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला। और कहा जाए कि बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि जब मायावती ने अपनी सभा की थी, एक बात उन्होंने कही थी कि अपने मतदाताओं से उन्होंने कहा था कि आप जहां हैं वहां से वापस आ जाइए, क्योंकि इस बार रजिस्ट्रेशन का मामला है और वापस अगर नहीं आएंगे तो हम फिर नहीं बच पाएंगे। एक चीज और कही जा सकती है कि एक परिस्थिति सतना जिले में और बन सकती है, 3 सीटें भाजपा, 3 सीटें कांग्रेस और 1 सीट बसपा को भी मिल सकती है। हो सकता है, लेकिन फिलहाल इसकी संभावना थोड़ा सा कम दिख रही है। हो सकता है। अब अगर अगले जिले की बात करें, अगला जिला विंध्य का एक महत्वपूर्ण जिला, ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है, सिंगरौली।
सिंगरौली जिला जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। और अब हम सिंगरौली जिले पर नजर डालेंगे क्योंकि यह विधानसभा की बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे जो सीटें हैं सिंगरौली की, सिंगरौली, चितरंगी और देवसर विधानसभा, 3 विधानसभा सीटों पर बात करेंगे। तो पहले अमित जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, बहुत क्योंकि 3 विधानसभा सीटें, बहुत कांटे की टक्कर, सिंगरौली में क्या देखिए, सिंगरौली जिले में तीनों की तीनों सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशियों को बदल दिया था और 3 की 3 सीटें सिंगरौली जिले की जब बदली गई उससे परिस्थितियां बहुत बदल गई। जिसका टिकट कटा वो सीधे तौर पर पार्टी के साथ नहीं था और पार्टी के खिलाफ काम हुआ होगा, भले कितना इनकार किया जाए। सिंगरौली में प्रॉपर सीट पे अगर बात करें तो रेणु शाह, रामनिवास शाह, रानी अग्रवाल और बागी, बीजेपी से बागी चंद्र प्रताप, हाँ, ये चुनाव लड़े। वो बहुत मजबूत स्थिति में थे, बहुत मजबूत स्थिति में थे, लेकिन उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि यहां पर मजबूत स्थिति के बाद भी बीजेपी स्ट्रांग है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन गेम बिगड़ भी सकता है, ये स्पष्ट कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि यहां पर रानी अग्रवाल का जरूर जो स्टेटस है, क्योंकि वो वहां सिंगरौली की महापौर है, आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं मानी जा रही। बगावत का कितना असर होगा, क्या रेणु शाह को मौका मिलेगा या फिर रामनिवास शाह ये चुनकर आएंगे, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस सीट को लेकर जो चर्चाएं थी वो यही है कि अभी भी हितग्राही सरकार की योजनाएं, इन चीजों का इंप्लीमेंटेशन, ये सब कुछ है। क्योंकि पिछली बार एक एक्सपेरिमेंट हुआ कि नगर निगम में महापौर आम आदमी पार्टी का चुना गया, लेकिन उसके बाद उतनी खास वर्किंग नहीं देखने को मिली। दूसरी सीट चितरंगी विधानसभा सीट में भाजपा ने प्रत्याशी बदला, राधा सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। हाँ, वहां से उनके ससुर कई बार विधायक रहे हैं, वहां से अमर सिंह की टिकट काटकर राधा सिंह को उम्मीदवार बनाया। अमर सिंह बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे 2018 में, बहुत लंबा मार्जिन था, लेकिन टिकट बदल दिया गया। क्या किया होगा? उनके सामने मानिक सिंह ये स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस ये सीट, चितरंगी की ये सीट अपने पाले में कर सकती है। अब 2 विधानसभा सीटों के बाद अब देवसर विधानसभा की देवसर विधानसभा में वहां से सुभाष वर्मा विधायक थे, उनका टिकट काट दिया गया। राजेंद्र मेश्राम को मौका दिया गया और वंशमणि वर्मा एक अच्छी मजबूत स्थिति में है। मुद्दों पर जो बात हुई, जो लड़ाई हुई, ऐसी परिस्थितियों के बाद ये सीट भी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो अब हम उस आंकड़े की ओर बढ़ेंगे। सिंगरौली जिले की 3 विधानसभा सीटों पर आंकड़े की अगर बात करें, अमित जी बताएं, विंध्या टाइम्स का क्या ओपिनियन है सिंगरौली जिले का? सिंगरौली जिले को लेकर स्पष्ट जो एग्जिट पोल हमें जो लग रहा है, हमने जो एनालिसिस किया है, 1 सीट भाजपा को मिल सकती है और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। सिंगरौली में एक बड़ा उलटफेर, 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है और 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। यानी कि सिंगरौली में तमाम आंकड़ों के बाद हमने यह परिणाम की ओर हमने यह एग्जिट पोल निकाला है। हम एक बार फिर से यह बात कहेंगे कि यह एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। 3 दिसंबर को जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों के परिणाम आएंगे तब यहां की स्थिति साफ होगी। लेकिन फिलहाल जो आंकड़ा हमने तमाम लोगों से बात करके सामने आया है वो आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, अगला जिला शहडोल। विवेक, शहडोल को लेकर क्या स्थिति है? 3 विधानसभा सीटें हैं शहडोल में, व्यवहारी, जयसिंह नगर और जैतपुर जी। तीनों की स्थिति बताइए कि क्या स्थिति है। पहले शुरू करिए व्यवहारी से, जहां से वर्तमान विधायक शरद कोल है। बिल्कुल, शरद कोल यहां से विधायक हैं और शरद कोल जब 2018 के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी, इसके बाद जब बीजेपी की सरकार बनी 2020 में, तो शरद कोल को लेकर चर्चा हुई थी कि शरद कोल पार्टी बदलने को लेकर चर्चा थी और ये भी चर्चाएं हुई थी कि शरद कोल की टिकट कट सकती है। लेकिन एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया। हालांकि यहां पर कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। एक युवा विधायक है, जिला पंचायत के सदस्य रहे शरद कोल, और उनके सामने राम लखन सिंह को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। वर्तमान में कांग्रेस कमेटी के महासचिव के पद पर हैं, एक बार जनपद सदस्य रहे और एक बार पंचायत के सरपंच भी रहे। यानी कि मुकाबला जो है वो कांटे का देखा जा रहा है। यानी राम लखन सिंह जो है वो कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं और शरद कोल और राम लखन के बीच यह मुकाबला कड़ा देखा जा रहा है। लेकिन बीजेपी के पक्ष में यह सीट जाती हुई ज्यादा दिख रही है। यहाँ पे एक फैक्टर और है कि शहडोल अंचल की जो सीटें हैं उसमें गोंडवाना का एक जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला है और इस सीट पर
निर्णायक वोट गोंडवाना का हो सकता है, मतलब कि गोंडवाना कितना खींच पाती है उससे भी बहुत सारी चीजें डिसाइड होगी, क्योंकि कांग्रेस ने जिसे कैंडिडेट बनाया है वो भी गोंड समाज से आते हैं, अच्छे खासे वोट बैंक हैं वहां उनके, लेकिन गोंडवाना में भी प्रत्याशी उतार दिया, इसलिए कंफ्यूजन की स्थिति है, इसलिए ये सीट बीजेपी की ओर जाती हुई दिख रही। जैतपुर, आपने क्योंकि गोंडवाना की बात की, एक चीज ये बताना चाहूंगा, क्योंकि विंध्य में जो भी बहुजन और गोंडवाना का आपस में जो गठबंधन हुआ, हमने जो मजबूत स्थिति रीवा और सतना में बहुजन की बताई, वही मजबूत स्थिति ये शहडोल, सिंगरौली और उमरिया के क्षेत्र में गोंडवाना की है, क्योंकि दोनों के बीच गठबंधन है। जहां पर गोंडवाना चुनाव लड़ रही, वहां पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारा है। जी अगले, जैतपुर विधानसभा, जहां से जयसिंह मरावी भारतीय जनता पार्टी से और उमा धुर्वे को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। यह विधानसभा, क्योंकि जैतपुर विधानसभा और जो दूसरी विधानसभा है जयसिंह नगर, यहां पर प्रत्याशियों की अदला बदली भारतीय जनता पार्टी ने की थी, और यहां से कोतमा सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं जयसिंह मरावी, जिनको इस बार जैतपुर से टिकट दिया गया है और वो 2 बार यहां से विधायक रहे हैं। और ये जो यहाँ से बुढ़ार जो क्षेत्र, इनका जनपद क्षेत्र की अध्यक्ष रही हैं उमा धुर्वे, यानी कि यह मुकाबला कांटे का बनता हुआ दिख रहा है। अब यह कह पाना इस विधानसभा में अभी मुश्किल होगा कि परिणाम किस ओर होंगे। जयसिंह नगर की क्या स्थिति है? जयसिंह नगर, जहां से मनीषा सिंह, उनकी भी विधानसभा सीट बदली गई, वहां से भारतीय जनता पार्टी ने उनको उम्मीदवार बनाया और कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मरावी को यहां से चुनावी मैदान पर उतारा है। वह पूर्व में जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2006 में अध्यक्ष रहे हैं, और भाजपा संगठन से नाराज होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था और उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। ये मजबूत स्थिति में है इस सीट पर कांग्रेस इस सीट में मजबूत है, यानी कि आंकड़ा जो बनता हुआ दिख रहा है यहां पर कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। विवेक, शहडोल 3 विधानसभा सीटें, क्या स्थिति है? एग्जिट पोल क्या कहता है? कितनी सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और कितनी सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं? शहडोल जिला, जहां पर 3 विधानसभा सीटों पर अगर बात करें तो विंध्या टाइम्स का एग्जिट पोल 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे है और 1 विधानसभा सीट पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है, यानी कि 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के विधायक चुनते हुए दिख रहे हैं और 1 विधान सीट पर कांग्रेस की, यानी कि कांटे का मुकाबला हो सकता है। एग्जिट पोल है ये, एग्जैक्ट पोल में इसमें बदलाव भी हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो हमने वहां पर सर्वे किया, हमने जो लोगों से बात की, तो 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी, 1 पे कांग्रेस आगे। उमरिया की ओर आते हैं। 2 विधानसभा सीटें हैं उमरिया जिले में, बांधवगढ़ और मानपुर। बिल्कुल, बांधवगढ़ की क्या स्थिति है? बांधवगढ़ विधानसभा, क्योंकि यह उमरिया जिले की महत्वपूर्ण विधानसभा है, 2 विधानसभा है ही, बांधवगढ़ और मानपुर। तो बांधवगढ़ विधानसभा बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर इस बार जो मुकाबला है वो कांटे का हुआ देखा जा रहा है। मीना सिंह मानपुर से लड़ी हैं और यहाँ से बांधवगढ़ जो विधानसभा है वहाँ से आपको बताएं कि बहुजन समाज पार्टी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से बाला सिंह टेकाम को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनावी मैदान पे हैं, जो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और जो सतीलाल बैगा थे, जो चुनावी मैदान में पहले लड़ चुके हैं, 20,000 से अधिक वोट मिली थी, इस बार वो चुनावी मैदान पर नहीं है। तो बांधवगढ़ में जो मुकाबला है वो सावित्री सिंह और शिव नारायण सिंह के बीच मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस से सावित्री सिंह और शिव नारायण सिंह के बीच मुकाबला है और इस विधानसभा में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। लेकिन जो अगर अब कहें, क्योंकि बांधवगढ़ से जो मेन क्षेत्र माना जाता है, नौरोजाबाद चंदिया का क्षेत्र ये आता है, तो यह विधानसभा बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। मानपुर मंत्री मीना सिंह यहाँ से, बिल्कुल, ये मानपुर जो विधानसभा है, यहाँ से मीना सिंह विधायक रही हैं, मंत्री रही हैं, और यहाँ से कांग्रेस ने तिलक राज सिंह को चुनावी मैदान पर उतारा है। कांटे की टक्कर देखी जा रही है इस विधानसभा में, क्योंकि यहाँ पर भी गोंडवाना का अच्छा खासा प्रभाव है। और एक घटनाक्रम जिसके कारण यहाँ की शिफ्टिंग वोट की जो शुरू हुई, वो जो प्रोटेस्ट हुआ था जिसमें लाठीचार्ज और तमाम तरह की घटनाएं हुई, उसके बाद कहा गया कि उसका नुकसान स्थानीय विधायक और मंत्री को हुआ। बिल्कुल, क्योंकि राधे श्याम कंकोड़िया जो जेल से चुनावी मैदान पर उतरे थे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से ये माना जा रहा है कि अच्छी खासी उनको वोट मिल सकती है। तो ये माना जा सकता है, क्योंकि मानपुर विधानसभा का जो क्षेत्र है, जो उमरिया का क्षेत्र है, या कहा जाए कि जो उमरिया नगर पालिका है, वहाँ वह क्षेत्र कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा जाता हुआ दिख रहा है। तो ये माना जा सकता है कि यह विधानसभा सीट में कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस को जीत मिल सकती है। उमरिया 2 विधानसभा सीटें किस तरह से देखते हैं?
विंध्या टाइम्स का एग्जिट पोल किस पार्टी को कौन सी सीट दे रहा है? उमरिया की 2 विधानसभा सीटों पर दोनों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है, लेकिन विंध्या टाइम्स जो अपना एग्जिट पोल दे रहा है, एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस और एक पर बीजेपी का कब्जा बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि दोनों विधानसभा सीटों पर कांटे की टक्कर है। ठीक है, अब आते हैं आखिरी जिला अनूपपुर। अनूपपुर में 3 विधानसभा सीटें, अनूपपुर, पुष्पराजगढ़ और कोतमा। हम आपसे, क्योंकि यह जिला अनूपपुर बहुत चर्चा में इसलिए भी आ गया जब यहां से बिसाहू लाल सिंह को मंत्री बनाया गया, पिछले कांग्रेस में थे, बीजेपी में शामिल हुए और उनका ये भी चर्चा हुई कि उनकी टिकट कट सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको एक बार चुनावी मैदान में उतारा गया। अनूपपुर से चर्चा शुरू करेंगे। अनूपपुर विधानसभा, पूर्व मंत्री और वहां से पूर्व डिप्टी कलेक्टर रमेश सिंह चुनावी मैदान पर है, कैसा माहौल देखते हैं आप? रमेश सिंह 3 साल पहले जब प्रशासनिक सेवा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किए थे, हालांकि बाई इलेक्शन जो हुआ उसमें इन्हें मौका नहीं दिया गया था, इस बार उतारा गया। मजबूत स्थिति में है, बिसाहू लाल सिंह के साथ तमाम फैक्टर्स काम कर रहे हैं। हालांकि जमीन से जुड़े हुए नेता बिसाहू लाल हैं और वो बार बार एक इमोशनल अपील लेकर इस चुनाव में थे कि मेरा अंतिम चुनाव, लेकिन ऑडियो कांड और तमाम तरह के विवाद इसके पहले बिसाहू लाल सिंह के साथ जुड़ चुके हैं। एक फैक्टर वो है जहां पर ऐसी परिस्थितियां बन रही कि ये सीट फंस भी सकती है और ये कहा जा रहा है कि इस सीट पर कांटे की टक्कर है। बिसाहू लाल सिंह मंत्री हैं और वहां से बीजेपी विधायक हैं, लेकिन फिर भी पिछला चुनाव बाई इलेक्शन बहुत अच्छे खासे वोट से जीते थे, लेकिन इस बार रमेश सिंह जो प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए, उनसे उनका कांटे की टक्कर की बात हो रही है और अब देखना है कि सीट पर क्या स्थिति बनती है। लेकिन फिलहाल एक फैक्टर है जो उनके पक्ष में है कि वो आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा फैक्टर ये भी है कि जो ऑडियो वायरल हुआ वो तमाम घटनाक्रम है, वो भी एक बड़ी वजह बन सकते हैं। ठीक है, अगले विधानसभा पुष्पराजगढ़ विधानसभा, क्योंकि यह विधानसभा जहां से फुंदेलाल मार्को विधायक है और कांग्रेस की अच्छी सीट मानी जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहली लिस्ट में यहाँ के विधानसभा प्रत्याशी को उतारा था, हीरा सिंह श्याम। कैसा मुकाबला देखते हैं यहाँ पे? टफ फाइट है, पहले चुनाव मैदान में उतार दिया, लेकिन फुंदेलाल मार्को ऑलरेडी पहले से वो चुनाव मैदान में थे, विधायक रहे, अच्छे खासे वोट से जीत कर आए, जमीन में अच्छी पकड़ है और इस बार उनकी प्रबल संभावना भी है कि अगर सरकार गठन होता है तो उनको कैबिनेट में भी लिया जा सकता है। एक परिस्थिति ये भी है, उस बात को भी लेकर वो आगे जाएंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है, ट्राइब बेल्ट है, फुंदेलाल मार्को एक मजबूत स्थिति में है और जिस कैंडिडेट को बीजेपी ने पहले प्रोजेक्ट किया है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक युवा चेहरे को उतारा है, फाइट यहां पर भी टफ है, लेकिन ये सीट कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई दिख रही है। अंतिम विधानसभा सीट, अनूपपुर की अंतिम विधानसभा सीट पे अगर बात करें तो कोतमा विधानसभा में जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर दिख रही है, यहां से सुनील सराफ विधायक रहे हैं और दिलीप जायसवाल जो यहां से कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान पे हैं। नहीं, दिलीप जायसवाल भारतीय जनता पार्टी से हैं, पहले विधायक रह चुके हैं, सुनील सराफ उन्हीं को हराकर विधायक बने। यहां पर सुनील सराफ के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, लेकिन जैसे ही पार्टी ने दिलीप जायसवाल को चुनाव मैदान में उतारा, परिस्थितियां बदल गई। लोग तो ये कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल का उन्हीं के क्षेत्र, उनके गृहग्राम में भी बहुत जबरदस्त विरोध है। ऐसी परिस्थिति में ये सीट भी कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। कुल मिलाकर टफ फाइट है। अभी इस सीट पर भी कहना इसलिए भी आसान हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी में अंदर खाने जबरदस्त इस सीट पर भितरघात की संभावना जताई गई है। ठीक है, अब अनूपपुर जिले की अगर बात करें 3 विधानसभा सीटों के बाद विंध्या टाइम्स का एग्जिट पोल क्या कहता है अनूपपुर को लेकर? अनूपपुर को लेकर विंध्या टाइम्स का एग्जिट पोल कहता है कि 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट भाजपा को मिल सकती है। 3 विधानसभा सीटें इस जिले में है जिसमें 2 सीटें कांग्रेस को मिल सकती है और 1 सीट भाजपा को मिल सकती है। ठीक है, अब अनूपपुर जिला होने के बाद अब हम लगभग 7 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर हमने बात कर ली। अब हम उस आंकड़े की ओर आपको ले जाएंगे जो विंध्य की 30 विधानसभा सीटों को लेकर विंध्या टाइम्स का एग्जिट पोल कहता है। हम आपको बताएं 30 विधानसभा सीटें, 7 जिले और 2 संभाग मिलाकर यह पूरा आंकड़ा जो हमने निकाला है 30 विधानसभा सीटों पर। अमित जी, क्या आंकड़ा है विंध्य की 30 विधानसभा सीटों को? हर जिले में जिस तरह की परिस्थितियां बनी, जहां हमने रीवा संभाग को देखा कि बसपा का प्रभाव भाजपा और कांग्रेस के बाद, वहीं शहडोल संभाग की जब बात कर रहे थे तब गोंडवाना का प्रभाव, और हमारे एग्जिट पोल में
इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि यहां पर भाजपा को 14 से 15 सीटें मिल सकती हैं, 14 से 15 सीटें, और कांग्रेस को 13 से 15 सीटें मिल सकती हैं। यानी अगर भाजपा को 14 सीटें मिलती हैं तो यहां पर इस बात पर कोई संशय नहीं है कि 14 सीटें उनके लिए इस बार चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि पिछली बार परफॉर्मेंस अच्छा था। लेकिन 14 से 15 और दूसरी तरफ कांग्रेस को 13 से 15 सीट मिल सकती है। 2 सीटें, 1 से 2 सीट अन्य के खाते में यानी बहुजन के खाते में जा सकती है। यानी कि कांटे की टक्कर विंध्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच 2023 का यह विधानसभा का चुनाव, जब हम एग्जिट पोल इस नतीजे पर हमारा पहुंचा है कि दोनों ही राजनीतिक दलों के बीच कांटे की टक्कर, और अगर तीसरे दल की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी का अच्छा प्रभाव, और जहां पर गठबंधन के साथ था वहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का अच्छा प्रभाव, यानी कि हम उस आंकड़े पर पहुंचेंगे। एक बार और चाहेंगे कि वो आंकड़ा बताएं। आंकड़ा है भाजपा 14 से 15, मात्र 1 सीट का डिफरेंस मैं बता रहा हूं, 14 से 15 सीटें। अगर यहां पे यह भी कहा जाए कि बीजेपी को 14 सीटें मिल रही, कांग्रेस को 15 मिल सकती हैं और अन्य के खाते में मात्र 1 सीट, तो भी हो सकता है। या तो भाजपा को 15 सीटें मिल जाएंगी, कांग्रेस को 13 सीटें मिल जाएंगी, 2 अन्य के खाते में जा सकती हैं, यह परिस्थिति भी बन सकती है। लेकिन प्लस माइनस करते हुए 2 सीटें, 1 से 2 सीटें, 0 से 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है। एक बड़ी खबर इस बीच ये है कि गोंडवाना को कोई सीट मिलती हुई नजर नहीं आ रही। हर जगह सिर्फ वहां पर किसी भी अन्य दल को प्रभावित करना, फंसाने जैसा मसला है। लेकिन यहां पर सीधे तौर पे ये विंध्या टाइम्स का एग्जिट पोल, नॉट एग्जैक्ट पोल, 3 तारीख को सबसे फास्ट विंध्य के नतीजे हम आपको दिखाएंगे। उसके पहले ये एग्जिट पोल है जिसमें कांटे की टक्कर 50-50 का रेशियो है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। क्योंकि अगर 2018 में यहां की बात अगर आपको हमने शुरू में बताया था कि 2018 में कांग्रेस को केवल 6 विधानसभा की सीटों पर जीत मिली थी, और यह आंकड़ा अब 13 से 15 के बीच जाता हुआ दिख रहा है। यानी कि कांग्रेस पार्टी के लिए विंध्य बहुत बेहतर बनता हुआ दिख रहा है। इसी विंध्य में 24 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और 6 सीटों पर कांग्रेस ने। लेकिन इस बार वही आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में अगर बात करें तो 14 से 15 और 13 से 15 कांग्रेस की ओर जाता हुआ दिख रहा है। यह एक एग्जिट पोल है। 3 दिसंबर को जब मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो हम उन आंकड़ों को लेकर भी आपके बीच हाजिर होंगे, जिन आंकड़ों के नतीजे एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल पर बदलेंगे। तो हमारे साथ तमाम खबरों के साथ भी आप बने रहिए, और 3 दिसंबर तक इंतजार, बस 1 दिन का और इंतजार। इसके बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान किस किस सरकार बनेगी यह भी साफ हो जाएगा।